ऑल राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज एग्जाम। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम DSSB के नेचुरल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लाइफ प्रोसेस चैप्टर के 30 NCERT बेस्ड MCQs को सॉल्व करेंगे। इनमें फॉलोइंग टॉपिक्स हमारे शामिल होंगे जिनके रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इन 30 क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। फर्स्ट अप देखते हैं, हमारे पास आया है एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने आता ही होगा। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एसर्शन क्या कह रहा है? विजिबल मूवमेंट्स कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कोई भी विजिबल मूवमेंट अगर हो तो उसे हम एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ नहीं मान सकते हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा सही हो गया। अगला रीज़न पढ़ते हैं। रीज़न कह रहा है मूवमेंट्स एसेंशियल फॉर लाइफ अकर एट मॉलिक्यूलर लेवल एंड आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। तो बिल्कुल बात सही है। जो भी मूवमेंट हमारी लाइफ के लिए जो ज़रूरी है, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहे हैं, तो वो हमको क्या होता है, अपने नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एसर्शन भी सही है एंड रीज़न भी सही है। अब देखते हैं कि करेक्टली रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर बिकॉज लगाएंगे। बिकॉज लगा के दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करेंगे और अगर हमको लगता है कि हाँ, हमको फील हो जाएगा कि प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसको फिर से पढ़ते हैं कि विजिबल मूवमेंट कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ बिकॉज मूवमेंट्स एसेंशियल फॉर लाइफ अकर एट मॉलिक्यूलर लेवल एंड आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। तो बिल्कुल सही है। बिकॉज लगाने के बाद हमारा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन रीजन बेस्ड है। तो असर्शन क्या कह रहा है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल सही है भाई, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा तभी तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, है ना। नेक्स्ट है रीज़न कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट कॉन्टीन्यूसली रिपेयर एंड मेंटेन देयर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स टू रिमेन अलाइव। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना होता है, कॉन्टीन्यूसली अपने बॉडी में रिपेयर करना होता है, अपने सेलुलर लेवल के स्ट्रक्चर्स जो भी डैमेज हुए हैं उनको सही करना होता है, तभी तो वो ज़िंदा रह पाता है ऑर्गेनिज्म, है ना। तो दोनों यहाँ पे हमारे असर्शन भी सही है एंड हमारा रीज़न भी सही है। अब इस पे बिकॉज लगाएंगे फिर से हम लोग और देखेंगे करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट कॉन्टीन्यूसली रिपेयर एंड मेंटेन देयर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स टू रिमेन अलाइव। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सेट बैठ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायरसेस आर कंसिडर्ड बॉर्डर लाइन लिविंग बिकॉज। अब यहाँ पे बॉर्डर लाइन लिविंग का मतलब है कि भाई वायरस ना तो प्रॉपरली हम उनको लिविंग की कैटेगरी में डाल पा रहे हैं, ना ही नॉन लिविंग की कैटेगरी में। तो ऐसा रीज़न क्यों है? तो ऐसा रीज़न क्यों है, ऑप्शन देखते हैं, सही रीज़न हम लोग पकड़ते हैं। पहला ऑप्शन है लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, नहीं। दूसरा है डू नॉट रेस्पायर। तीसरा है सो मोलिकुलर मूवमेंट ओनली इनसाइड अ होस्ट। एंड चौथा है कैनॉट रिप्रोड्यूस। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, कि दे शो मॉलिकुलर मूवमेंट ओनली इनसाइड अ होस्ट। तो जब भी हम लोग वायरस के बारे में पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, तो उसमें एक लाइन ज़रूर लिखी होती है कि भाई वो अपना लिविंग नेचर कब शो करता है, जब वो किसी होस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसी वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन लिविंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब इन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। तो ओवरऑल जो मेंटेनेंस जॉब है किसी ऑर्गेनिज्म में, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्या मेटाबॉलिज्म कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे, लाइफ प्रोसेस कहेंगे, या रेस्पिरेशन? तो इसमें एनसीईआरटी में प्रॉपरली ये लाइन मेंशन है और उसमें सही आंसर होगा हमारा लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू इनसाइड इज कॉल्ड। यानी एनर्जी को हम लोग क्या करना है, बेसिकली बाहर से अंदर की ओर लेना है। ठीक है, ये भी प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइन है, उसको मैंने क्वेश्चन के रूप में इसे फ्रेम किया है। चलिए सही आंसर इसका क्या होगा, पहले ऑप्शन पढ़ लें। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट या एक्सक्रीशन। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सही न्यूट्रिशन।
ठीक है। तो जब भी हम लोग क्या कर, बेसिकली क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, हम लोग बाहर से खाना ले रहे हैं और अपने अंदर डाल रहे हैं। तो एक हिसाब से क्या है, हम लोग इनडायरेक्टली बाहर से एनर्जी को क्या कर रहे हैं, अपने अंदर बॉडी के अंदर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्रोटीन्स एंड फैट्स, स्टार्च एंड ग्लूकोज। बहुत ही सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स इज, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सेलुलोज या स्टार्च। ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड बाई प्लांट्स इज मेनली यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो भाई नाइट्रोजन का सबसे बड़ा रोल कहाँ होता है, किस चीज़ के सिंथेसिस में होता है? तो क्या फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोटीन्स। तो नाइट्रोजन जो भी प्लांट हमारा एब्जॉर्ब करता है वो किस चीज़ के सिंथेसिस में यूज़ करता है उनको? प्रोटीन्स के। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑर्गेनिज्म सो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर यानी बेसिकली सेल के बाहर। तो ऑप्शन देखते हैं, एमीबा, फंजाई, पैरामीशियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फंजाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या रहा है, इन अमीबा फूड इज टेकन इन थ्रू, यानी अमीबा अपने फूड को किस तरीके से लेता है? सीलिया के थ्रू लेता है, सीलिया की हेल्प से, सूडोपोडिया की हेल्प से, फ्लाजिला की हेल्प से या सेल वॉल की हेल्प से। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सूडोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ। रेस्पिरेशन प्रॉपरली एनसीईआरटी में एग्जैक्टली लाइन से डिफाइन किया गया है, उसी लाइन से मैंने फ्रेम कर दिया इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन ओनली, नहीं। रिलीज ऑफ एनर्जी, नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक डाउन ऑफ फूड फॉर सेलुलर नीड्स, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पढ़ने की अब ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन। तो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप कहाँ पे अकर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है न्यूक्लियस, सी साइटोप्लाज्म या डी राइबोसोम। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पायरुवेट इज अ, यहाँ पे हमें बताना है कि पायरुवेट क्या है, कितने उसमें कार्बन्स हमारे पाए जाते हैं, है ना। तो पायरुवेट स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसमें कितने कार्बन्स होते हैं? 6 कार्बन कंपाउंड होता है ये, 5 कार्बन, 4 कार्बन या 3 कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड होता है हमारा पायरुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट प्रोड्यूसेस। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मसल क्रैम्प्स आर कॉज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। कभी भी जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स में जो पेन होता है, मसल क्रैम्प हमें जो फील करते हैं हम, वो किसकी वजह से होता है? किसके डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन की वजह से होता है? तो इस पर होगा ऑप्शन इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड या पायरुवेट। इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी is broken using water, the energy equivalent to dash is released। यानी कुल मिला के जब एटीपी हमारा ब्रेक करता है, जो फॉस्फेट लिंकेज हमारा टूटता है, उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है? एनसीईआरटी में दिया है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 30.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन ब्लड मेनली बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड। सबसे छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ये भी बहुत सिंपल है, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज या वेन्यूल्स। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैपिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल सर्कुलेशन रेफर्स टू ब्लड पासिंग थ्रू द हार्ट। डबल सर्कुलेशन ऑप्शन के अकॉर्डिंग
करेक्टली किस तरीके से डिफाइन होता है, तो इसका आंसर होगा वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ वन साइकिल, ट्वाइस इन वन साइकिल, ट्राइस इन वन साइकिल। नाम से ही पता चल रहा है डबल सर्कुलेशन है, तो ट्वाइस इन वन साइकिल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच ब्लड वेसल हैज़ वाल्व्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो। यानी ये भी हमने पढ़ा है बहुत बार, एनसीईआरटी की लाइन में भी गिवन है कि जो ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जिनमें वाल्व्स होता है ताकि ब्लड का जो है बैकफ्लो ना हो पाए उनमें। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड मिनरल्स एंड अमीनो एसिड। सही आंसर क्या होगा? वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड। यानी प्लांट्स में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, डिफ्यूजन, ट्रांसलोकेशन या एब्जॉर्प्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट अप है क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड अकर्स थ्रू। सही बात है, ट्रांसलोकेशन यानी बेसिकली फूड का ट्रांसलोकेशन प्लांट्स में किसके हेल्प से होता है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्लोएम। नेक्स्ट अप 24, क्या कह रहा है? ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन। ट्रांसपिरेशन हमारे लिए प्लांट्स में किस रोल को प्ले करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉस ऑफ मिनरल्स, बी है कूलिंग ऑफ प्लांट एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, सी है फूड ट्रांसपोर्ट, डी है रेस्पिरेशन। सही आंसर क्या होगा? प्रॉपर आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग ऑफ प्लांट एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 25, द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलस या विलस। इसका सही आंसर होगा हमारा नेफ्रॉन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, बोमेंस कैप्सूल इज एसोसिएटेड विथ। हमारा बोमेंस कैप्सूल जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? लिवर से, हार्ट से, किडनी से या लंग से। इसका सही आंसर होगा हमारा किडनी से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस अकर्स इन। यानी सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्व करेंगे जो भी सब्सटेंस हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से किस ऑप्शंस में ये सही बैठेगा? ये पूरा हमारा लाइन, तो ऑप्शन है ग्लोमेरुलस में, रेनल ट्यूब्यूल्स में, यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा भाई कि जब हम लोग एक्सक्रीशन वाला पार्ट पढ़ते हैं किडनी के अंदर ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेनल ट्यूब्यूल। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा हमारा? रेनल ट्यूब्यूल्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आर्टिफिशियल किडनी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये भी एनसीईआरटी में दिया है, प्रॉपर्ली इस लाइन को दिया है, उसी लाइन से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिल्ट्रेशन। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? हमारा डिफ्यूजन पे काम करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन में हमें चूज़ करना है, CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या यूरिया है। सही आंसर होगा हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में प्लांट क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला है लास्ट हमारा इस सेशन का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्लांट वेस्ट में बी स्टोर्ड इन। तो हमारा जो प्लांट वेस्ट होता है उसको हम जनरली कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? मतलब प्लांट कहाँ पे स्टोर कर पाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वैक्यूल्स। सो इतने ही क्वेश्चंस थे, एंड DSSS भी जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है एनसीईआरटी की लाइन से, उसी तरीके से हमने हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश की है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से अब ये ट्रेंड चलता रहेगा। हर चैप्टर को उठाएंगे हम, उनकी लाइन से हम मिनिमम 30 क्वेश्चंस हर बार फ्रेम करेंगे। आपका सपोर्ट मिलेगा तो हर चैप्टर से 30+30 यानी टोटल 60 क्वेश्चंस हम फ्रेम करके लाएंगे एकदम नई तरीके से, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ।